कल्ला जी कहते हैं कि मेरे सामने न तो कांग्रेस में कोई प्रत्याशी है और न ही कोई बीजेपी में कोई चुनाव लड़ने वाला है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे सामने तो मोदी को उतार दो, चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। और आज के आप जिन लोगों का नाम हम सुनते हैं, आदरणीय नंदकिशोर जी आचार्य, हरीश बादानी जी, ओम थानवी जी, ऐसे बहुत से पत्रकार मरुदीप के लिए संपादक के रूप में काम कर चुके हैं और मरुदीप से अपना कैरियर शुरू कर चुके हैं। वो 3 धड़ी का जीवन होता था ना, राज परिवार जब कोई एक्सपायर होता था तो 3 धड़ों का जीवन कराते थे। तो राज परिवार के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज़ उस समय बुलंद की। तो मक्खन जी तो बैठे धरने पर, पिताजी जमणसा थे, वो अंदर जिम के आगे थे, तो शहर में चर्चा चली कि बाप जिम गयो बेटो भूखो रह गयो। आपके विरोधी ये कहते हैं कि अविनाश जोशी जी का जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, केवल ऊपर के लेवल पर काम करते हैं, ऊपर के नेताओं से मिलते हैं और वहाँ से इतिश्री कर लेते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, महबूब जी हमारी ही मरुदीप में कंपोजिंग का काम किया करते थे, हमारे साथ ही थे, हमारे मक्खन जी की प्रेस में थे। अच्छा, कंपोजिंग प्रेस में काम करते थे? अपनी प्रेस में, हमारी जो मरुदीप में जो अखबार की जो प्रेस थी उसमें कंपोजर का काम किया। अच्छा, जो आपके यहाँ काम करने वाले, जैसा कि आपने बताया, महबूब अली कंपोजर थे, एमएलए बने, बाद में वो डीपीआर मिनिस्टर भी रहे और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मक्खन जी के सामने बीजेपी से चुनाव लड़ा। वहाँ की उनके साथ जो जेल में रहे जी, बीकानेर में 2 ही बड़े परिवार थे। 2 किस्से हैं मेरे ध्यान में कि एक तो आदरणीय ओम आचार्य जी और दाऊ जी आचार्य, ये 2 पिता पुत्र ऐसे थे जो उस समय जेल में थे। आज हमारे साथ चर्चा में उपस्थित रहे भाजपा नेता अविनाश जोशी। आप मक्खन जी जोशी के पौत्र हैं, आप शिक्षाविद हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आज की इस खास चर्चा में इन्होंने मक्खन जी के जेल जाने से लेकर के पूरे जीवन के बारे में चर्चा की। मक्खन जी के वीपी सिंह के साथ कैसे रिलेशन थे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कैसे रिलेशन थे, मुलायम सिंह के साथ कैसे रिलेशन थे, इसके अलावा बीकानेर को लेकर के उनकी क्या सोच थी, इस बारे में बात की। साथ ही साथ अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में भी बात की। इसके अलावा अविनाश जी ने बीकानेर की राजनीतिक सिनेरियो को लेकर के भी बात की। आप इन सब बातों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, आप देख रहे हैं टॉक विद बीएमआर। अविनाश जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बृजमोहन जी। अविनाश जी, आप मक्खन जोशी जी के परिवार से आते हैं, आप उनके पुत्र हैं। मक्खन जोशी जी में 3 बड़ी खूबियां थी। पत्रकार थे, पहलवान थे, नेशनल लेवल की उन्होंने कुश्तियां लड़ी, अखाड़ों में खूब खेले हैं, वो राजनीतिज्ञ थे। पर आपने 2 बड़ी खूबी को नहीं चुना, न आपने पत्रकारिता चुनी और न ही आपने पहलवानी चुनी। आपने तीसरी उनकी खूबी को चुना, राजनीति को। राजनीति ही क्यों चुना आपने? बृजमोहन जी, बड़ी अच्छी रिसर्च है आपकी मक्खन जी पर। जी, चूँकि मक्खन जी का पोता होने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से ये तीनों चीज़ें हमारे साथ थी। मरुदीप साप्ताहिक उन दिनों में 1964 का अखबार हुआ करता था और बड़ा अखबार था जी। और मक्खन जी पत्रकारिता से बहुत अच्छे से जुड़े थे, प्रकाशक और मुद्रक और थे। मरुदीप के वो संस्थापक थे। मरुदीप के संस्थापक थे और मरुदीप उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और आज के आप जिन लोगों का नाम हम सुनते हैं, आदरणीय नंदकिशोर जी आचार्य, हरीश बादानी जी, ओम थानवी जी, ऐसे बहुत से पत्रकार मरुदीप के लिए संपादक के रूप में काम कर चुके हैं और मरुदीप से अपना कैरियर शुरू कर चुके हैं। जी। और मक्खन जी ऐसे स्वतंत्र विचार के संपादक और पत्रकार हुआ करते थे कि जब मक्खन जी नगर विकास न्यास के अध्यक्ष थे तो पहला अखबार था जो मक्खन जी के खिलाफ लिखता था वो मरुदीप था। अच्छा। उनका खुद का अखबार उनके खिलाफ लिखता था वो मरुदीप था। नंदकिशोर जी संपादक हुआ करते थे और मक्खन जी की सबसे ज़्यादा खिंचाई उस दौरान कोई करता था तो मरुदीप करता था। तो ये उनकी अपने प्रोफेशन के प्रति एक ईमानदारी थी, वो हमने शुरू से सीखी। पहलवानी तो मक्खन जी हमारे पूरे, चूँकि मैं मक्खन जी के पिताजी जमणसा बीकानेर के
बहुत बड़े सार्वजनिक जीवन में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, पहलवानों में बड़ा अच्छा नाम है। उनको पहलवानी का शौक़ था और मक्खन जी और मक्खन जी के तीनों भाई और परिवार के सभी लोग, हम भी जब छोटे थे तब तक हमने भी कोशिश की थी। मारुति व्यायामशाला के नाम से आपने नाम सुना होगा, मारुति व्यायाम मंदिर, और उन दिनों में अखाड़ों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, बजरंग व्यायामशाला, मारुति व्यायामशाला और ये सब चीज़ें। जी। तो मक्खन जी मारुति व्यायामशाला के पहलवान थे। पहलवानी उनका शौक़ और वो भी था कि उनके पिताजी का आदेश रहता था। और मक्खन जी बड़े अच्छे पहलवान थे और कुश्ती में उनका एक था कि वो 1.5-2 मिनट में ही अपनी कुश्ती ख़त्म कर लेते थे, बड़े फुर्तीले थे। राजनीति मक्खन जी का, मक्खन जी नगर निगम से पार्षद से उन्होंने अपने जीवन की राजनीति शुरू की। उनके बड़े भाई जुगल किशोर जोशी जी साहब पहले पार्षद बने, फिर मक्खन जी पार्षद बने। तो पार्षद से उन्होंने अपना शुरू किया था। सफाई कर्मचारियों का एक आंदोलन था, उस आंदोलन में वो नगर निगम के कर्मचारी होते हुए भी उस आंदोलन में भूमिका में उनके साथ सड़क पर बैठ गए और वहाँ से उनकी आंदोलनों का जीवन शुरू हुआ। तो राजनीति मक्खन जी के स्वभाव में थी और सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति थे। मैं राजनीति तो नहीं कहूँगा कि वो संघर्षों के व्यक्ति थे, सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति थे। अब आपका प्रश्न था कि मैंने उन दोनों की जगह तीसरे अभियान को क्यों चुना, तो व्यक्तिगत रूप से ब्रजमोहन जी, मैं भी सार्वजनिक जीवन में चूँकि मक्खन जी के साथ बचपन से रहा तो उनको देखता था, सीखता था। पर जब मैं उनके साथ रहा तो वो केवल और केवल चूँकि राजनेता थे, पत्रकारिता मरुदीप का काम अपने स्तर पर चल रहा था, पत्रकारिता उनकी थोड़ी कम हुई चूँकि साप्ताहिक अखबारों की जगह प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े चैनलों ने ले ली थी। तो मक्खन जी कुल मिलाकर राजनीति में मैं उनके साथ ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाया मुझे, 2001 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो 21 साल का मेरा उनके साथ का साथ रहा, उसमें मैंने उनको राजनेता के रूप में ज़्यादा नज़दीक से देखा। और राजनीति में मैं भी अकस्मात आया, मेरा ऐसा कोई राजनीति में आने का प्लान नहीं था। मैं तो एमकॉम MBA CS में तो पढ़ा लिखा, मेरी अपनी एक अलग दुनिया थी। मुझे ज़िंदगी में वो एहसास भी नहीं था कि कभी मैं इस तरीके के सार्वजनिक जीवन में काम करूँगा। चूँकि राजनीतिक परिवार के कार्यकर्ता थे, राजनीतिक परिवार के लोग थे, तो हमसे बातचीत करने का तरीका लोगों का, हमसे अपेक्षाएं लोगों की उस तरीके की होती थी जो एक राजनीतिक परिवारों की होती है। तो धीरे धीरे मुझे खुद को नहीं पता चला कि मैं कब इसका हिस्सा बन गया। चूँकि मक्खन जी राजनीतिक जीवन में थे तो बूथ पे बैठना, बूथ मैनेजमेंट, टेबल लगाना, अंदर बूथ अभिकर्ता बनना, ये शुरू से हमारे स्वभाव में था। पार्षद के चुनाव में बाहर बैठना, पार्षद बनवाना करना, तो एक बचपन से जो माहौल देखा भला, धीरे धीरे इस माहौल का हिस्सा बन गए और आज यहाँ तक पहुँच गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति में ग्लैमर थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको ग्लैमर इधर खींच लाई, ऐसा नहीं है? ग्लैमर नहीं, राजनीति में चूँकि हम तो ग्लैमर से दूर रहे। मक्खन जी तो सदैव विपक्ष के नेता के रूप में रहे। एक बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल उनका राज के रूप में, कोई लंबा चौड़ा कार्यकाल उनका नहीं रहा। वो तो एक संघर्ष के साथी रहे। तो हम ग्लैमर से तो सदैव, हम तो संघर्ष के साथी रहे। मक्खन जी की जो कार्यकर्ताओं की, मक्खन जी के परिवार की, जो मक्खन जी के फॉलोअर्स की जो टीम थी, 2001 में जब मक्खन जी का देहांत हुआ उसके बाद हमको लगा कि उनके साथ खड़े होने के लिए हमको अब राजनीतिक जीवन में गंभीरता से काम करना पड़ेगा। जी। चूँकि मक्खन जी जब अपने राजनीतिक जीवन में काम करते थे तो ऐसे बिरले लोग होते हैं जो परिवार के लोगों से, उनके सलाहकार परिवार के लोग नहीं हुआ करते थे। उनके सलाहकार अपने मित्र, बीकानेर के साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत के लोग, और वो उनकी एक अलग टीम थी। जैसे हम कईयों के सुनते हैं भैसा होते हैं, कईयों के भांसा होते हैं, कईयों के भाई होते हैं, कईयों के भतीजे होते हैं। तो वह ना भतीजा था ना भाई था, उनका तो एक अपना खुद की दुनिया थी, एक मानस परिवार था मक्खन जी का। अच्छा, परिवार से कोई नहीं था? नहीं, परिवार से राजनीति में कोई किसी का ज़्यादा इंटरफेयर, सबको जानते, जो मक्खन जी को जानते हैं उनको सबको पता था कि मक्खन जी की राजनीतिक इंटरफेयर में किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ नहीं, उनके मित्र, उनके सहयोगी। और मैंने तो 93 के इलेक्शन में पहली बार देखा था, और वो चुनाव चूँकि मुझे याद है, उससे पूर्व के चुनाव तो मुझे आंखों से याद नहीं चूँकि मैं छोटा था। 93 के इलेक्शन में मैंने देखा कि बीकानेर के तमाम साहित्यकारों ने, जिन लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी अपील निकाली है, पैम्पलेट निकाला है कि बीकानेर के विकास के लिए आप मक्खन जोशी जी को वोट दीजिए, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मक्खन जी का तो एक अलग परिवार था, एक अलग दुनिया थी। राजनीतिक परिवार के लोगों को राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका था नहीं, और उनका जाना भी एकाएक हुआ। कोई ऐसा नहीं था कि उनके जाने की आयु थी, बहुत अल्प आयु में 65 वर्ष की उम्र में मक्खन जी का देहांत हुआ। तो हमें नहीं पता था कि मक्खन जी अब नहीं रहेंगे, तो कोई ऐसी
हमारी वो स्थितियां भी नहीं थी, पर जो विधि का विधान था वो मंजूर था। परिवार ने धीरे 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 उन सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, जो मक्खन जी के मानस परिवार के लोग थे, मक्खन जी के फॉलोअर्स थे, उन लोगों के लिए हमको खड़ा रहना पड़ा। पहले पिताजी जिले के, चूँकि पिताजी जिले के उपाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, फिर वो पार्टी में विभिन्न पदों पर काम करते रहे। और पिताजी का मन थोड़ा कम लगता था इन सब चीज़ों, वो व्यवहारिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, परिवार का, कुटुंब का भी पूरा ध्यान रहना पड़ता है, व्यापारी आदमी। और मैं चूँकि कॉलेज समय से, विद्यार्थी जीवन से ही मेरा भी झुकाव थोड़ा थोड़ा कॉलेज इलेक्शंस में, राजनीति में, इनमें रहा था। तो आपका ये है कि आपके जो दादाजी की विरासत थी उसको संभालने के लिए आप राजनीति में आए, मैं ये मान सकता हूँ कुल मिला के। दादाजी की विरासत तो चूँकि मैं नहीं कहूँगा, दादाजी के जो विचार थे, गरीब, शोषित, पिछड़े वर्ग के साथ उनका खड़ा रहना, मजदूर के साथ उनका खड़ा रहना, परिवार के लोगों को छोड़कर आम आदमी की चिंता करना, उन्होंने कभी अपने परिवार के लोगों की बड़ी चिंता नहीं की। एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मक्खन जी जब घर आए जी। तो मक्खन जी के छोटे भाई ने कहा कि साहब, पहले वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड से नौकरियां मिला करती थी, तो उनके भतीजे का एम्प्लॉयमेंट कार्ड आया हुआ जो था, जिला उद्योग केंद्र में बनता जिला उद्योग केंद्र, वहाँ से एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड आया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि साहब, इसकी फ़ोन करना है आपको। उनके भतीजे के लिए आया था कि आपके लिए नौकरी का है। तो सब लोग शाम को इकट्ठा हो गए, मक्खन जी के कमरे में घुसे। तो मक्खन जी इनका, सब आप लेट हो गए, मैंने सुबह इसी पद के लिए यहाँ से जब निकल रहा था, घर से निकल रहा था, तो ये व्यक्ति मुझे मिले, उनके लिए मैंने फ़ोन कर दिया है, अब मैं इसके लिए फ़ोन नहीं करूँगा। तो घर वालों ने कहा कि थोड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई कोई नहीं थे, कह दो वो हमारे भतीजे को, नहीं वो हमारे भतीजे है। तो कि मैं कह तो दूंगा और वो हो सकता है मेरा कहना मान भी ले, पर उनकी नज़रों में मक्खन जोशी की इमेज ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इसके भाग्य में होगी तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी, ये नौकरी तो उसी को मिलेगी। तो मक्खन जी का तो जीवन ऐसा रहा था। तो परिवार के लोग नाराज हुए? हो सकते हैं, होने दो। उन्होंने कहा इसको अवसर में दूसरा मिलेगा, प्रयास करेंगे इसके लिए। पर ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार का है तो पहले लगेगा। उनका जीवन में ऐसा कभी कोई काम था ही नहीं। मक्खन जी बताया करते थे कि मक्खन जी के बड़े भाई साहब जल्दी एक्सपायर हो गए थे मक्खन जी से पहले। छगन मोहता जी मक्खन जी के राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में उनके गुरु हुआ करते थे, जिनसे वो सीखा करते थे, आध्यात्मिक साहित्यिक परिचर्चाएँ थे। तो एकादशी और के व्रत करते हैं ना अपन, किसी की डेथ के बाद कि कितनी ग्यारस करेंगे, क्या करेंगे। तो मक्खन जी को उन्होंने कहा कि भाई तू ग्यारस व्यारस मत करना, तू एक काम कर कि ये जो 5 लड़के और 2 लड़कियां, इनको कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उनके माता पिता नहीं, तो तू तो ये संकल्प ले कि तू इनका माता पिता ही रहेगा। तो पूरे बीकानेर को पता है, मेरे वो जो मक्खन जी के बड़े भाई साहब के जो लड़के, नरेश जी, मनोहर जी और ऐसे 5 लोग जो हैं, तो हम लोगों को बहुत बाद में पता चला कि ये मक्खन जी के भतीजे हैं या मक्खन जी के बड़े भाई साहब के लड़के हैं। तो वो भी मक्खन जी को पिताजी कहते थे, बाबूजी कह के बात करते थे, और वो भी मक्खन जी के लिए उतनी ही श्रद्धा और स्नेह से उनके साथ आज भी मक्खन जी का उनको लेकर एक अलग प्रेम है। तो ये वहाँ से संस्कार और परिवारों की बातें हमारे साथ रही। संयुक्त परिवार में रहना और संयुक्त परिवारों के साथ उनके विचारों को एक साथ मिला के चलना बड़ा काम था, कि मक्खन जी से सीखा हमने। अविनाश जी, मैं आपकी राजनीतिक जीवन पर आऊँगा, उससे पहले मैं मक्खन जी पर कुछ और बात करना चाहूँगा। मरुद्वीप में आपने कहा कि ओम थानवी जी संपादक रहे, हरीश बाधानी जी संपादक रहे, नंदकिशोर आचार्य जी संपादक रहे, जिसमें से 2 नाम तो ये है कि नंदकिशोर आचार्य और हरीश बाधानी जी, जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर साहित्यकारों में एक अदब के साथ, एक मान सम्मान के साथ लिया जाता है, इन दोनों का नाम, जो मरुद्वीप के संपादक रहे। तीसरा नाम पत्रकारिता जगत का बहुत बड़ा नाम है, ओम थानवी जी जनसत्ता के संपादक रहे और फिर पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे। तो इन तीनों ने मरुद्वीप में संपादक के रूप में काम किया। आपकी इनके साथ कभी चर्चा होती है? नंदकिशोर जी, हरीश बाधानी जी तो शायद आपकी नहीं हुई होगी। नहीं, हरीश जी के साथ भी मेरी मैं मक्खन जी के साथ का मतलब मेरा बहुत बचपन से समय मक्खन जी के साथ ही बीता है। अच्छा। मैं उनका सारथी, मैं उनका सहायक, मैं उनका निजी सहायक अपने आप ही था, घोषित हो गया था बने, मैं अपने आप ही उनके काम करने, मुझे शौक था
बड़ों के बीच में बैठने का, उनसे चर्चाएं करने का। तो हरीश जी के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा रहा है। नंदकिशोर जी का मेरे पे बड़ा स्नेह रहा है। नंदकिशोर जी मक्खन जी के अजीज साथियों में रहते थे। तो उन दिनों में मक्खन जी चूँकि हार्ट पेशेंट थे तो स्कूटर गाड़ी वो कम चलाते थे, किक मारना उनको, तो मैं साथ ही रहता था उनके, एक साथ में सहायक के रूप में। नंदकिशोर जी के घर जब लेके जाता था तो छत पे मैं उनकी जैसे लड़ाई देखता था, वो लड़ाई देखने लायक हुआ करती थी। वासु जी, नंदकिशोर जी और मक्खन जी बुक्स और किताबों के लिए जिस तरीके से आपस में एक दूसरे से उलझते थे कि ये किताब तू मेरे से लेके गया, वापस नहीं लेके आया, तो ये चीज़ें देखने लायक हुआ करती थी। उनका आपस का स्नेह, आपस का संबंध, आपस की बातचीत समझने लायक होती थी। तो नंदकिशोर जी का, मक्खन जी जब बीमार थे तो नित्य प्रति नंदकिशोर जी मक्खन जी का हालचाल पूछने के लिए सुथारों की बड़ी ग्वार से पैदल आते थे और मक्खन जी के पास घंटा 1.5 घंटा रुकते थे। उसके बाद उनको छोड़ने जाने का अवसर कई बार मुझे मिलता था। जी। मुझ पे बड़ा स्नेह था। और वो मैंने मेरे जीवन का पहला व्यावसायिक संस्थान कोचिंग सेंटर जब मैंने खोला था तो बीकानेर में, शायद मेरा ऐसा मानना है कि किसी व्यावसायिक संस्थान का उद्घाटन नंदकिशोर जी आचार्य ने किया हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उससे पूर्व और उसके बाद अब तक मुझे नहीं पता है कि नंदकिशोर जी ने किसी व्यावसायिक क्षेत्र का उद्घाटन किया। तो नंदकिशोर जी से मेरा बड़ा अच्छा स्नेह था। ओम थानवी जी चूँकि मक्खन जी थे तब तक ही उनका हमारे साथ थोड़ा स्नेह और संबंध रहा। उसके बाद गाहे बगाहे कभी चर्चाएं हुई नहीं और फिर धीरे धीरे हमारी विचारधाराएं अलग होती गई और उनकी विचारधाराएं थोड़ी अलग होती गई। तो उनके साथ संबंध और प्रगाढ़ताएं जब मक्खन जी थे तब थे। मक्खन जी के बाद चूँकि मेरा उनसे कोई बहुत लंबा संपर्क इन दिनों में नहीं रहा। मैंने बचपन में उनके साथ अविनाश व्यास जी, हरीश बादानी जी, जो ये परिवार था सब मक्खन जी का, लगता ही नहीं था। सब जुगल खड़गाव जी, पुष्पा खड़गाव जी, सरला माहेश्वरी जी, ये सब मक्खन जी का परिवार हुआ करते थे। हरीश बादानी जी को हम साहित्यकार और हम तो हरीश जी को हमारे हफ्ते में 5-7 दिन हम साथ रहते थे, खाना खाते थे, पूरी चर्चाएँ होती थी, बड़ी महफिल जमती थी साहित्यकारों की, पत्रकारों की। उनका जिनके साथ संबंध था वो पारिवारिक था। वो इसलिए नहीं था कि वो पत्रकार है, इसलिए नहीं था कि वो राजनेता है, इसलिए नहीं था कि वो एक यारबाज आदमी थे। मक्खन जी जॉब में थे नगर पालिका में, किस पोस्ट पर थे? कैशियर थे, ऐसा सुनने में। बहुत लंबे समय तक नहीं रहे थे। कि ये कब की बात है? 62-63 के आसपास के समय की बात होगी, 60-62 के आसपास की बात होगी। चूँकि मक्खन जी के बड़े भाई पहले पार्षद बने थे, जुगल किशोर जी जोशी जी सा, जी। जो छोटे भाई, सबसे छोटे भाई जो मक्खन जी, वो पहले पार्षद बने, उसके बाद मक्खन जी पार्षद बने। मक्खन जी का संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है कि वो पहलवानों के बीच में रहे, पहलवानी में भी उन्होंने अपना काम किया। 3 धड़ी के खिलाफ वो बाहर, गढ़ के बाहर धरने पे बैठे। क्या 3 धड़ी? 3 धड़ी का जीवन होता था ना, राज परिवार जब कोई एक्सपायर होता था तो 3 धड़ों का जीवन कराते थे। तो राज परिवार के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज़ उस समय बुलंद की। तो मक्खन जी तो बैठे धरने पर, पिताजी जमणसा थे, वो अंदर जिम के आगे थे। तो शहर में चर्चा चली कि बाप जिम गयो, बेटो भूखो रह गयो। अच्छा, उस समय भी उन्होंने संघर्ष, मक्खन जी बहुत अलग किस्म के व्यक्ति थे। संघर्ष, शरीर, बड़ी पर्सनालिटी बड़ी शानदार। शहर में ये चर्चा हुई होगी कि पिताजी वो तो शहर में चला कहीं दिन, वो बाप जिम क्यों, बेटो भूखो रह गयो। मक्खन जी बाहर धरने पर थे और उनके पिताजी अंदर। मक्खन जी चाह रहे थे ये खाना नहीं हो, तो मक्खन जी ने उसका भी विरोध किया। मक्खन जी उसके विरोध में भी रहे और बाहर धरने पर रहे और अंदर उनके पिताजी खाना खा के निकल गए। तो जमणसा जो थे वो तो अपने मस्त मौला इंसान थे। उन दिनों में जमणसा बीकानेर के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, बड़े अच्छा उनका इकोनॉमिकल आधार था, सामाजिक प्रतिष्ठा बड़ी थी, पहलवानी थी। तो इक्का हुआ करता था, तांगे इक्के उन दिनों में हुआ करते थे। तो जमणसा इक्के पे रहते थे, उनके साथ बीकानेर के तत्कालीन बड़े परिवार साथ में उनके रहते थे। तो वो तो उनके साथ थे, समाज के साथ थे और वो विपरीत धारा के खिलाफ रहे। सोशलिस्ट थे, परिवर्तनशील व्यक्ति थे। चूँकि उन विधाओं का नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, परिवर्तनशील, वो व्यवस्था परिवर्तनवादी व्यक्ति थे। प्रचलित व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं उनका विरोध मक्खन जी ने सदैव किया। अच्छा, एक बड़ा किस्सा आता है 1975 का, माफ़ कीजिएगा 1977 का एक बड़ा किस्सा आता है, जिस समय एमएलए की टिकट के दावेदार मक्खन जोशी जी थे और अचानक टिकट मिल गई महबूब अली जी को। वो क्या घटना थी? यह मक्खन जी के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट था। 1977
के चुनाव में मक्खन जी 19 महीना और 15 दिन जेल में रहे। इमरजेंसी में उनका बड़े लीडर के रूप में राजस्थान भर में उनका एक बड़ा नाम था। जनता पार्टी के बड़े इस्टेब्लिश लीडर थे। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, महबूब जी हमारी ही मरोदीप में कंपोजिंग का काम किया करते थे, हमारे साथ ही थे, हमारे मक्खन जी की प्रेस में थे। अच्छा, कंपोजिंग प्रेस में काम करते थे? अपनी प्रेस में, हमारी जो मरोदीप में जो कंपोजर अखबार की जो प्रेस थी उसमें कंपोजर का काम किया। अच्छा। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि पूरे राजस्थान भर से कहीं से भी माइनॉरिटी के किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला था। और मक्खन जी अपने जयपुर से अपने टिकट वितरण करके और बीकानेर आ गए थे कि मुझे तो नॉमिनेशन। उस समय तो मक्खन जी ही टिकट बांटने वाले थे। वही तो बता रहा हूँ कि उस समय मक्खन जी ने ये कोशिश की कि जो लोग इमरजेंसी में जिन्होंने साथ नहीं दिया, चाहे कोलायत में जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, तो आर के दास जी को टिकट मिला। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्होंने मक्खन जी के लिए एक एंटी माहौल बनाया और परिस्थितियों बस टिकट देने से पूर्व मक्खन जी से पूछा गया था। तो अगर मक्खन जी उस समय संगठन के निर्णयों को मानने वाले व्यक्ति थे, उस समय मक्खन जी अगर गंभीरता से अड़ के ये कहते कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, या वो कहते कि ठीक है मैं इंडिपेंडेंट लड़ दूंगा, आप किसी को भी दो, उन्होंने कहा नहीं, आपका निर्णय करना है। तो पार्टी ने कहा भाई किसी जगह नहीं दिया तो एक दे देते हैं, तो ठीक है। तो वो 77 बीकानेर की राजनीति का टर्निंग पॉइंट रहा, केवल मक्खन जी के जीवन का नहीं। अगर 77 में मुझे लगता है कि मक्खन जी विधानसभा के चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक रूप से विजयी होते और उसके बाद का राजनीतिक परिदृश्य बीकानेर का कुछ अलग होता। आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो 77 का एपिसोड कुछ ऐसा रहा कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया, मक्खन जी ने कहा कि पार्टी ने महबूब जी को टिकट दिया है तो भाई ये महबूब जोशी है और मैं मक्खन अली करके वो निकले और उनको जिताया। जीतने के बाद महबूब जी मंत्री बने और पार्टी को लगा कि हाँ हमने मक्खन जी के साथ गलत हुआ, तो उन्होंने कंपनसेट किया और मक्खन जी को यूआईटी का चेयरमैन बीकानेर से बनाया गया था। उन दिनों में चेयरमैन राज्य मंत्री जो मंत्री ही होते थे वो बनते थे, तो मक्खन जी को यूआईटी का चेयरमैन बनाया। तो उसके बाद चूंकि जनता पार्टी और जनसंघ का कॉम्बिनेशन था, तो अगला चुनाव जनसंघ के नाते आदरणीय ओम जी आचार्य को मिला था टिकट और मक्खन जी को टिकट नहीं मिला था। तो 77 में जो टिकट मिलता और चुनाव लड़ते, तो आज हम किसी और स्तर से हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। सियासतदारों का कहना है कि 77 में यदि मक्खन जी जोशी चुनाव लड़ते, एमएलए बनते, तो वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनते। मक्खन जी राजस्थान की राजनीति में, बीकानेर की राजनीति को लेकर उनके मन में एक अलग सपना था और निश्चित रूप से देश भर के अपने संगठन के बड़े नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रहे हो, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ तो उन्होंने एक ही बैरक में इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे। तो अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से, चाहे भाजपा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भैरव सिंह जी, तो उनके अजीज मित्र टाइप की उनकी बातचीत अगर हम सुने तो अपन एक दो मित्रों के जो संवाद है आपस में, तू महमे वाले, वो सुनते थे। कई बार मैंने उनको नज़दीक से देखा है आपस में। मक्खन जी जब एसएमएस में एडमिट थे, बीमार थे, तो भैरव सिंह जी उस समय 2 दिन में एक बार, एक दिन छोड़ के एक दिन नित्य प्रति उनसे हालचाल पूछने के लिए आते थे। बीकानेर आए थे तो घर पे भी आके उनका हालचाल पूछने गए। अच्छी मित्रता थी, दोनों में अच्छी राजनीतिक समझ थी। पर मक्खन जी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर उनका एक विचार अलग रहता था और संगठन निष्ठ व्यक्ति थे। मूलतः मक्खन जी को मैंने जो देखा नज़दीक से, उनके परिवार का व्यक्ति होने के नाते, उनका फॉलोअर होने के नाते, उनका प्रशंसक और समर्थक होने के नाते, जो मैं मक्खन जी के जीवन से सीखता हूँ कि वो संगठन के कार्यकर्ता थे। जिस भी संगठन में उन्होंने काम किया, उस संगठन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया और उनकी बात को मानना। राजनीति में ये बातें तो सदैव होती रहती है कि ऐसा होता तो वैसा होता, परिस्थितियाँ अगर ऐसी होती तो हो सकता है उनका राजनीतिक जीवन कहीं और भी होता, पर नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ वो केवल और इसीलिए नहीं हुआ कि उनका स्वभाव था कि वो संगठन के निर्णयों के खिलाफ कभी जाते नहीं थे। अच्छा, एक बात राजनीति में ये कही जाती है कि पॉलिटिक्स में ना तो स्थायी दुश्मन होते, ना स्थायी दोस्त होते। जो आपके यहाँ काम करने वाले, जैसा कि आपने बताया, महबूब अली कंपोजर थे, एमएलए बने, बाद में वो डीपीआर मिनिस्टर भी रहे और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मक्खन जी के सामने बीजेपी से चुनाव लड़ा। ये क्या घटना थी?
जनता पार्टी के बाद जनसंघ और जनता पार्टी दो अलग अलग संगठन धीरे धीरे अपने अपने हो गए थे। तो 80 में जब भाजपा का गठन हुआ तो वो लोग उसमें चले गए थे। प्रदेश के उपाध्यक्ष बने महबूब जी भारतीय जनता पार्टी के, और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर 85 में उनको टिकट नहीं देना था यहाँ के स्थानीय लोगों को, तो उन्होंने भाजपा से महबूब जी को टिकट दे दिया था और मक्खन जी अपने जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। हल्दर चुनाव चिन्ह था उनका, और कल्ला जी का दूसरा चुनाव था, मक्खन जी का पहला चुनाव था, और महबूब जी का भी दूसरा चुनाव था। अच्छा, तो महबूब जी भाजपा से चुनाव लड़े थे। बाद में इनकी बोलचाल थी या? नहीं, अभी तक है। मेरा उनके परिवार के साथ आज भी संबंध अच्छे हैं। अच्छा, बोलचाल तो मक्खन जी अपने जीवन में मैंने उनसे बहुत सीखा है, और ये चीज़ ज़्यादा सीखी है उनकी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ एक बीकानेर के बड़े लोगों को छोड़कर उनका राजनीति में किसी से कोई झगड़ा नहीं रहा है। आदरणीय भवानी शंकर जी के साथ भी मैंने उनको छोटे बड़े भाई की तरह संवाद करते देखा है, रामेश्वर डूडी जी के साथ भी देखा है, भैरव सिंह जी के साथ भी देखा है। तो आदरणीय अशोक गहलोत जी भी उनका उतना ही सम्मान करते थे। कांग्रेस के भी बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, और भाजपा के अच्छे नेताओं के साथ भी उनके लिए मक्खन जी ने वन वचन और क्रम से, वाणी से कभी किसी के लिए गलत नहीं कहा। और यही कारण है कि आज उनके जाने के 22 साल बाद भी हम मक्खन जी को उसी रूप में याद करते जिस रूप में मक्खन जी को याद किया जाना चाहिए था। अच्छा, मक्खन जी से रिलेटेड एक लास्ट सवाल है। मक्खन जी इमरजेंसी में जेल गए करीब 20 महीने। उस समय के कुछ इंसिडेंट्स जेल के, कुछ पत्र आपके पास पड़ा हो, कुछ रिटर्न में कुछ लिटरेचर पड़ा हो, ऐसा कुछ है वहाँ की कुछ घटनाएं? वहाँ की उनके साथ जो जेल में रहे जी, बीकानेर में 2 ही बड़े परिवार थे। 2 किस्से हैं मेरे ध्यान में कि एक तो आदरणीय ओम आचार्य जी और दाऊ जी आचार्य, ये 2 पिता पुत्र ऐसे थे जो उस समय जेल में थे। अच्छा, दाऊ जी भी जेल में थे और आदरणीय ओम जी भी जेल में थे। और मक्खन जी तो पहले शुरुआती दिनों में मक्खन जी को जेल में डाल दिया गया था। और पिताजी बताया करते हैं कि वो जीवन हमारे लिए बड़ा संघर्षमय और कष्टमय जीवन था। बिना किसी कारण के आपको 5 दिन की जेल भी हो जाए तो बड़ी बात मानी जाती है। सार्वजनिक जीवन में काम करने की, सरकार के खिलाफ बोलने की, इंदिरा जी के खिलाफ खड़ा होने की इतनी बड़ी सज़ा कि 19 महीने बहुत होते हैं जीवन के, 20 महीने, करीब करीब 2 साल का समय। आपको पता नहीं है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, आपके परिवार में क्या हो रहा है, जो यातनाएं, जो परेशानियां उन लोगों ने झेली है। इमरजेंसी का काला अध्याय इस हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत परिवारों के जीवन को बदलाव लेने वाला था। उस समय मेरे पिताजी बताया करते थे कि वो हमारे जीवन का बहुत संघर्ष का समय था, क्योंकि हम नए नए थे, युवा थे, हमारा कैरियर का समय था, हमारे पढ़ने लिखने का समय था, पर परिवार की सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गई थी। वो जेल में है, कहाँ है, क्या है, कोई बहुत ज़्यादा संवाद नहीं होते थे। चूँकि बड़ा पुराना और लंबा किस्सा है तो बहुत ज़्यादा संस्मरण तो उनके साथी जो उनके साथ उन दिनों में रहे, नारायण जी रंगा रहे, ओम जी भाई साहब रहे, दाऊ जी रहे, और भी काफ़ी लोगों ने उनके साथ बीकानेर में समय बिताया। उन लोगों के पास ज़्यादा होंगे, पर मक्खन जी जब बाहर निकले तो उसके कुछ तस्वीरें और फोटोग्राफ्स मैं आज भी देखता हूँ। तो जेल रोड से, जेल से बाहर निकलना और कोर्ट गेट तक, इधर जोशीवाड़े तक भीड़, उधर दाऊ जी मंदिर तक भीड़, वो जो जन सैलाब उनको लेके और कंधों पे उठा के जो मक्खन जी के बारे में जो सुनते हैं कि जो समर्थकों का हुजूम उनके साथ आया, जो भीड़ उनके साथ थी, वो एक स्वाभाविक रूप से एक बड़े नेता के साथ होती है। मक्खन जी इमरजेंसी के बाद बीकानेर की राजनीति के हीरो के रूप में निकले थे, बड़े नेता के रूप में निकले, और संघर्ष क्या होता है वो मक्खन जी से लोगों ने सीखा। आपके पिताजी ने बीजेपी में काम किया, पार्टी में थोड़ी उनकी कम रुचि थी, और फिर आपने ये व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही है। ब्रजमोहन जी, मैं छोटा था तो हमारे उधर से पार्षद के चुनाव लड़ा करते थे बजरंग पुरी जी। जी, तो छोटे छोटे थे हम, शौक़ में जो समझदारी से याद वाला पुरुष विषय, तो वहाँ से हम उनकी पर्चियाँ बनाना, पर्चियाँ बांटना, बूथ में बैठना, तो ये काम हमने वहाँ से शुरू किया। तो बेसिकली मैं वहाँ से अपने आप को बूथ के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा को प्रारंभ मानता हूँ। उसके बाद पिताजी चूँकि ज़िले के उपाध्यक्ष थे, उनके पास अपने संगठन के कार्यक्रम थे, कार्य करते थे।
पर मैं यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो हमारे बूथ थे उनमें बैठने और बूथ पर कार्यकर्ताओं को नियोजित और उनको नियंत्रित करना और उनके साथ सामंजस्य बिठाने का काम हमारे परिवार के पास रहता था। तो परिवार के नाते धीरे धीरे वो मेरे पास आने लगा और मेरा रुचि चूँकि थी, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट मेरा शुरू से पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, तो मैं उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होकर काम करने लगा। तो जब आप काम करने लगते हो तो काम आपको दे दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो काम मेरे पास आ गया। पिताजी इनका ठीक है, ये कर रहा है, इसको करने दो। परिवार ने भी कहा ठीक है, इसका शौक है, इसको करने दो। तो धीरे धीरे मेरा इन्वॉल्वमेंट इधर आया और मूल संगठन में काम करने का अवसर मैं पहले गोपाल जी जब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, गोपाल गहलोत जी, तब उन्होंने मुझे दिया युवा मोर्चा में, मुझे यहाँ की युवा मोर्चा की टोली में शामिल किया। फिर धीरे धीरे युवा मोर्चा में काम करते हुए प्रांत की टोलियों में गया। यहाँ से धर्मेंद्र जी इलेक्शन लड़े, नंदू महाराज इलेक्शन लड़े, तो धर्मेंद्र के इलेक्शन जी, जब धर्मेंद्र जी ने चुनाव लड़ा तो उनके चुनाव की मीडिया का काम हमने संभाला। फिर उसके बाद मैं जिले का मीडिया का संयोजक बना। फिर आदरणीय शशि जी जब जिलाध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे आईटी, जिस विभाग के नाते मेरी आज पहचान है, आईटी विभाग का पहला जिला संयोजक बना बीकानेर का। अच्छा। तो उसकी कार्यशाला यहाँ करवानी थी। उस समय गोपाल जी विधायक थे और उस समय एक पहली कार्यशाला यहाँ बीकानेर में संभाग की करवानी थी। तो शशि जी ने कहा भाई अविनाश तू जाने, तेरा काम जाने, तू करवा ले। तो मैं आईटी विभाग के जिला संयोजक के नाते मैंने ब्रजमोहन जी काम शुरू किया और ईश्वर और की कृपा रही और संगठन में मेरे काम को संगठन ने पहचाना। मैं उस विभाग का प्रांत का संयोजक बना, पूरे राजस्थान का संयोजक। मैं लंबे समय तक 9-10 साल तक मैंने उस विभाग को संभाला। वहाँ से काम करते करते पार्टी की जब मिस कॉल से मेंबरशिप बनाने की पहली प्रक्रिया शुरू हुई तो आदरणीय विजय आचार्य जी यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया, मुझे सदस्यता अभियान का जिला का संयोजक बनाया। और सदस्यता अभियान के जिला संयोजक के नाते मैंने मेहनत की, काम किया और अच्छा काम रहा मेरा। तो ऐसा संगठन के लोगों ने कहा। तो फिर मेरा प्रमोशन हुआ कि मुझे संभाग के सदस्यता अभियान का काम मुझे मिला और वहाँ से धीरे धीरे फिर मेरा रास्ता बीकानेर से संभाग, संभाग से होते हुए जयपुर तक का रास्ता शुरू हुआ। पार्टी का फिर अगला महासंपर्क अभियान शुरू हुआ तो उसकी मुझे प्रांत की टोली का संयोजक बनाया गया। चूँकि जिन लोगों ने मिस कॉल से मेंबरशिप की है उनसे वापस मिलने का, घर घर जाकर मिलने का बड़ा प्रांत का अभियान था। तो उसमें आदरणीय चंदीलाल जी गरासिया जी और मुझे अवसर मिला डिजिटल टीम को संभालने का और उनको इस कार्यक्रम को संभालने का। तो महासंपर्क अभियान के नाते में प्रदेश की टोली में मेरा पहली बार जाना हुआ। वहाँ से फिर मैं महासंपर्क अभियान के बाद पार्टी के उसी दौरान जो कार्यकर्ता, पार्टी भारतीय जनता पार्टी में काम सीखने का अवसर बहुत है ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति के लिए। तो फिर आईटी से महासंपर्क अभियान में शुरू हुआ। महासंपर्क अभियान के बाद पार्टी का तरीका था कि सदस्यता के बाद महासंपर्क के बाद प्रशिक्षण अभियान शुरू होने चाहिए। तो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए नियमित अभ्यास पार्टी का एक कार्यक्रम रहता है। तो उसमें सोशल मीडिया विषय पर वक्ता के रूप में पूरे प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिला। लगभग 28 से 30 जिलों में मैंने, संगठनात्मक जिलों में मैंने उस समय सोशल मीडिया विषय पर वक्तव्य रखने के लिए मुझे अवसर मिला। उसके बाद पार्टी का विस्तार होता गया और मेरे काम को देखने लगे। तो पार्टी की जब आईटी प्रकोष्ठ की घोषणा हुई तो उस समय मुझे पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक बनाया गया। उसके कुछ दिनों बाद जब ये प्रकोष्ठ के बाद अब पार्टियों का डिपार्टमेंट बन गए थे, प्रकोष्ठ से आईटी को हटा के विभाग में डाल दिया गया था। इसका पूरा नाम कर दिया गया आईटी और सोशल मीडिया विभाग। तो फिर उसका मुझे संयोजक बनने का अवसर मिला प्रांत का, स्टेट का जी। तो फिर उसके बाद अगला कार्यकाल प्रणामी जी का जब कार्यकाल दूसरा शुरू हुआ तो दूसरे कार्यकाल में फिर मैं ही संयोजक बना। तो ऐसे करते करते पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विंग का यूँ समझ लीजिए कि हम लोग जो पूरे राजस्थान की टोली हमने तैयार की, अवसर मिला मुझे राजस्थान भर में हर ज़िले में 2-3 बार प्रवास करने का। और बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे परिवार को और मेरे बीकानेर के लोगों का कि जब मैं लंबे समय तक मैंने प्रवास किया है। और यकीन मानिए कि संगठनात्मक रूप से मैंने राजस्थान के हर ज़िले का कम से कम 3 से 4 बार मेरा वहाँ प्रवास रहा है। वहाँ टोली खड़ी करना, वहाँ कार्यकर्ताओं को तैयार करना, प्रशिक्षित करना और सोशल मीडिया और आईटी के लिए एक वातावरण का निर्माण करने का काम मुझे मिला। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी मेरा सहयोग किया और मेरे परिजनों ने मुझे इस दौरान
यह भ्रमण करने का और इस संगठन में अपना समय आहूत करने का जो मुझे अवसर मिला, वो मेरे परिजनों के सहयोग के बिना और मेरी व्यावसायिक टोली जो रहती है उनका, जो मेरे इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो संभालते हैं, उन सब लोगों का सहयोग नहीं होता तो इतने लंबे समय तक इतना काम कर पाना मुश्किल था। तो मैंने लगातार इस संगठन को खड़ा करने में, संगठन को कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में, टोली बनाने में और भारतीय जनता पार्टी के वातावरण निर्माण में हमने काम किया। तो बड़ा विभाग था आईटी और सोशल मीडिया। जब संगठन भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ का, मैं तो बूथ का कार्यकर्ता था, सब बूथ के कार्यकर्ता को प्रांत के बड़े बड़े कार्यक्रमों में मुझे अवसर मिला। और एक अवसर ऐसा आया जब पार्टी की राष्ट्रीय टोली में मेरा आना जाना होने लगा और पिछले चुनाव में हमने आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके साथ मुझे कम से कम 6 से 7 बार मंच साझा करने का अवसर मिला। पिछला चुनाव विधानसभा 2018 जी। तो उस दौरान हमने सोशल मीडिया और आईटी की कार्यशालाएं कराई, हमने राज मंदिर में कार्यक्रम कराया बड़ा, हमने उदयपुर में सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट करवाई, हमने कोटा में सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट कराई और पूरे राजस्थान भर में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा अच्छा वातावरण पार्टी के लिए खड़ा करने में, और उसमें अवसर मुझे मिला। ये पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट था आदरणीय अमित शाह जी का और मुझे उनके साथ लगातार 6 से 7 बार मंच साझा करने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धियों में रही कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ आपको काम करने का अवसर मिला। और इन्हीं अवसरों के बीच में चलते चलते संगठन मुझे धीरे धीरे मूल संगठन के कामों में, कभी किसी जगहों पर संगठन का पदाधिकारी बना दिया, कभी कहीं प्रभारी लगा, कहीं चुनाव प्रभारी लगा, कहीं स्वच्छता अभियान के संयोजक लगे, कभी कभी इसी अभियान का हमने कोई कार्यक्रम किया। तो धीरे धीरे करते करते मेरी व्यस्तताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय संगठन के नाते एक कार्यकर्ता के रूप में बढ़ने लगी। मतलब ये कह सकता हूँ कि आपकी रुचि बचपन से ही थी और आपने राजनीति में काम बचपन से ही करना शुरू कर दिया था। हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि आपको घर में परिवेश, वातावरण वही मिला, एक वातावरण आपको वही मिला और आगे जा करके आपने बूथ से स्टार्ट किया काम। पर अब देखा जाता है कि पैराशूटर आते हैं और टिकट ले आते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं और एमएलए बन भी जाते हैं, एमपी भी बन जाते हैं। ये सारा विधि का विधान कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं, कुछ भी। पर आपने शुरुआत दरी बिछाने से लेकर के प्रदेश के एक प्रकोष्ठ का आपने नेतृत्व भी किया। अब चूंकि आप आईटी सेल के प्रदेश संयोजक रहे हैं, एक सवाल ये कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया पे अंट संट चला देते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिसका कोई अता पता नहीं होता। खबरों को लेकर के प्रामाणिकता में भी बड़ा मतलब भेद करना टफ हो गया। और आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि विशेषकर भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ा जोर से काम किया और जोर देकर के काम किया और इसका लाभ लिया। पुरजुमन जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी की यही बड़ी खूबी रही जो इसको दूसरी पार्टियों से अलग करके ले गए और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब देखिए कि हम जिस विचार परिवार के साथ काम करते हैं तो वो अपने सनातन संस्कारों और अपने संस्कारों के प्रति भी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने नवाचारों से कभी गुरेज नहीं किया। जिस समय ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पार्टी के पास आया तो पार्टी ने उस समय इसकी एक रचना कर दी, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और जिला स्तर तक। आज से 10 साल पहले से हम इस विषय पर काम कर रहे थे, मुझसे पहले भी कुछ लोग काम करते थे। तो पार्टी ने इसको समझा कि ये भी एक नया हथियार है, एक नया राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक नया विद्या है और इसको भी पार्टी को प्रशिक्षित होकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। और पार्टी ने बड़ी मेहनत की इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे विभाग को लेकर। तो बड़ा जो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव रहा, नरेंद्र मोदी जी के समय का जो, तो उससे पहले जो गुजरात के चुनाव थे, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पकड़ा। क्योंकि आपको पता है कि उस समय परिस्थितियाँ देश की अलग थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मीडिया का इतना बड़ा उनके ऊपर अंकुश था, मीडिया उनको छापती नहीं थी। तो हमारे पास एक साधन था कि हम किस साधन से निकले। तो वहाँ से एक प्रयोग हुआ कि हमारे खुद के ईमेल्स, उस समय ईमेल इकट्ठे करने, उस समय किस जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे उनको पार्टी ने यूज किया और उसके बाद धीरे धीरे पार्टी ने इसको प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार की।
रही बात चूंकि बड़े राजनीतिक दलों के लोगों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल रहा जिसने राष्ट्रीय और मंडल स्तर तक इस सोशल मीडिया की ताकत को पहचाना और ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने इलाके में इस तरीके का वातावरण निर्माण में भूमिका निभाई। अब बड़ा डिफरेंस होता है कि हमको देख कर लोग आईटी और सोशल मीडिया पे काम तो करने लगे, पर दिक्कत कहाँ आती थी, आज भी आती है, कि हमारा जो वर्कर है वो पेनफुल वर्कर है और उनका जो वर्कर है वो पेड वर्कर है। तो जब पेनफुल और पेड वर्कर के बीच में जब संघर्ष होता है तो हमेशा रीति नीति से सीखा हुआ कार्यकर्ता पेड वर्कर पर भारी पड़ता है। और यही कारण है कि उनके पास ये आरोप लगाने के लिए है कि साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी, हमारा कार्यकर्ता, आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने काम किया है, मैंने खूब काम किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संवाद हमने जब पूरे राजस्थान भर में मैं ऐसे ऐसी जगहों पर गया हूं ब्रजमोहन जी, ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं से मिला हूं जिनके पास कोई दायित्व नहीं, कोई पद पर नहीं, कोई उनके पास भारतीय जनता पार्टी के बूथ के भी कार्यकर्ता नहीं है वो, और उनको कोई मतलब भी नहीं है, पर वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के विचार और उनके कामों से इतने प्रभावित है कि हमको कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही सोशल मीडिया पर विरोधियों के और मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले और भाजपा के खिलाफ बोलने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसी एक फौज उनके मैकेनिज्म को तैयार हुई। हमने केवल इतना ही काम किया कि जो ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं हैं, ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देकर संगठन के साथ उनको जोड़ा जाए, उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ जोड़ा जाए और उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग ने और सोशल मीडिया विभाग ने इतना ही काम किया है। अब उस प्रशिक्षण और उस डेडिकेशन के साथ जब काम होता है तो पेड वर्कर हमेशा पिछड़ जाएगा। नहीं, इसमें एक चीज़ और चलती है कि पूरा सेंटेंस नहीं लेते, बीच में से एक सेंटेंस काटते हैं और वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। ऐसे कटिंग, फेक न्यूज़, फेक वीडियो वायरल से कैसे बचे? कोई आदमी को यदि प्रामाणिकता जाननी है तो वो कहाँ से ढूंढेगा? मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने इस डिपार्टमेंट में लंबा काम किया, आपको लंबा अनुभव है। मैं बताता हूँ ब्रजमोहन जी, ऐसे चूंकि हर विषय के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। आप किसी भी चीज़ की उपयोगिता जब करेंगे तो उसका लाभ भी होगा और उसकी कुछ हानि भी होगी। यहाँ हमारा विवेक हमको काम में लेना चाहिए। जिस भी न्यूज़ और जिस भी कंटेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस न्यूज़ और कंटेंट का ऑर्गन कहाँ से हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्लेटफॉर्म से, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से और या हमारे लीडर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आपको कभी कोई फॉल्स न्यूज़ या कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टियाँ कुछ होती है जो चला देती है, तो हमको किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करने से पहले उसके ऑर्गन तक कि वो कहाँ से आया, जिम्मेदार लोगों को जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब जिम्मेदार लोग शेयर करते हैं, जिम्मेदार लोग उस बात को कहते हैं तो आम आदमी उसको फॉलो करता है। तो जिम्मेदार लोगों का ये कर्तव्य है कि सोर्स को आइडेंटिफाई करे, सोर्स का पता करे, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर कुछ लिखे और सोशल मीडिया पर अपनी बात को आगे बढ़ाए। आप बीकानेर पश्चिम से विधायकी की तैयारी कर, आपके विरोधी ये कहते हैं कि अविनाश जोशी जी का जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, केवल ऊपर के लेवल पर काम करते हैं, ऊपर के नेताओं से मिलते हैं और वहाँ से इतिश्री कर लेते हैं। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों का जवाब दूंगा। पहला प्रश्न कि मैं विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, इस पर मेरा सीधा सीधा वक्तव्य है कि राजनीतिक जीवन में काम करने वाला हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी अपेक्षा के साथ काम करता है। पर मेरी पहली अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये रहेगी कि जिस किसी भी कारण से हम पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बीकानेर पश्चिम की सीट को खो चुके हैं, वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खाते में वापस आए जी। तो पहला प्रश्न तो ये है कि वो हमारा प्रत्याशी तय है, हमारा कार्यकर्ता तय है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल के फूल के नाम पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे अवसर मुझे मिले या पार्टी जिसको भी दे,
हमारा पहला अवसर ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करें। आपके माध्यम से मुझे सुनने का अवसर मिला, जिनके भी विचार है वो उनका अपना आकलन है। चूँकि मैंने पार्टी में ही काम किया है, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अगर अवसर की आकांक्षा भी करता हूं, तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को तय करना, भारतीय जनता पार्टी में दो तरीके कार्यकर्ता काम करते हैं जो संगठन को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले दो तरीके के कार्यकर्ता होते हैं। एक कार्यकर्ता होता है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने और संगठन के साथ काम करने वाले लोग होते हैं। दूसरे कार्यकर्ता होते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये शासन में भी भागीदारी निभाए, संगठन के कार्यकर्ता, और शासन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तो उनको विधानसभा, लोकसभा पार्षद या इस तरीके के चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है जी। तो हमारा भाग्य और हमारे बारे में निर्धारण का समय तो हमारा है ही नहीं, संगठन को तय करना है कि मैं संगठन के काम में काम करूंगा। हाँ, मैं ईमानदारी से ये कहता हूं कि मेरे बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि जिस संगठन में मैंने काम किया उस संगठन में मैंने ईमानदारी से काम नहीं किया। मैंने लगातार 4-5 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया। आज तक मैं प्रांत की टोली में हूँ। चूँकि मैं संगठन में काम करता हूँ, मेरा काम करने का तरीका अलग है। रही बात बीकानेर में, चूँकि मेरे खिलाफ आपके पास और कोई प्रमाणिक आरोप है ही नहीं, भाई मेरा व्यक्तित्व को लेकर आपके पास कोई जमीनी हकीकत तो जब 6 पीढ़ियों से मक्खन जी, जमन शाह और कन्हैयालाल जी और अविनाश जोशी का परिवार बीकानेर में काम करता है, और ग्राउंड लेवल पर तो जो बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता है उन सबको पूछो। आदरणीय गोपाल जोशी जी के 2008, 13 और 18 के चुनाव में बूथ मैनेजमेंट का काम अविनाश जोशी ने ही किया। अच्छा। तो हाँ, उनके चुनाव के बूथ पर जो काम करने का, मैं बैक ऑफिस, मैं हूँ ही बैक ऑफिस का काम करने वाला व्यक्ति था। तो चूंकि जब संगठन मुझे कहेगा कि अविनाश जी आप कल जिलाध्यक्ष बनिए, कल आप युवा मोर्चा के प्रांत के कार्यकर्ता बनिए, तो मैं उस समय मेरा उस रूप को भी आप देखेंगे। चूंकि संगठन ने मुझे जो दायित्व दिया, मैंने उसमें अपना 100% दिया है, और उस 100% देने के बाद मेरी छवि ये बनी है। तो मैंने अब, चूंकि आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपके काम का रिफ्लेक्शन होगा। अब मेरे काम का रिफ्लेक्शन प्रांत में रहा है, चूंकि मैं प्रांत में काम किया है, प्रदेश के। अब मुझे अवसर मिला, आप देखिए कि कितना बड़ा अवसर था संगठन का मेरे पर विश्वास करना, कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे गोरखपुर क्षेत्र में 65 विधानसभा क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। 2 महीने तक गोरखपुर रहा। कोविड के समय जब लोग घर से नहीं निकलते थे, उस समय उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे रहने का अवसर मिला, और मैंने उस समय भी उन विकट परिस्थितियों में काम किया। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, वहाँ मुझे हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट पर काम करने का अवसर मिला। प्रदेश के विभिन्न, हनुमानगढ़ आप ले लो, चाहे आप दौसा ले लो, चाहे आप भरतपुर ले लो, इन जगहों पर उपचुनाव में, चुनाव में मुझे काम करने का लंबा अवसर मिला। तो चूंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मेरे रोल को तय करती है, मेरा रोल पार्टी ने प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तय किया, तो मैंने मेरा कार्यक्रम वहाँ दिया और मैं वहाँ काम करता हूँ। अभी भी अगर चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी मुझे बीकानेर पश्चिम से देती है, तो आप ये यकीन मानिए कि निश्चित रूप से संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है कि निश्चित रूप से 2023 की विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। कोई भी परिस्थिति इसको रोक नहीं पाएगी। जी अविनाश जी, मैं बचपन में जाना चाहूँगा आपके, शिक्षा कहाँ हुई आपकी और कहाँ तक हुई? मैं बीकानेर, मैं राजस्थान बाल मंदिर विद्यालय से पढ़ा हूँ जी। 12वीं तक वहीं पढ़ा। फिर 12वीं के बाद बीकॉम किया रामपुरिया कॉलेज से, एमकॉम किया, सीएस करने लगे, कंपनी सेक्रेटरीशिप, और सीएस के बाद करते समय फाइनल पेपर के टाइम मक्खन जी का स्वास्थ्य, उन समय दिसंबर में पेपर हुआ करते थे, मक्खन जी का स्वास्थ्य खराब सितंबर अक्टूबर में हुआ, तो मेरा वो पेपर छूटा, उसके समय से मेरी सीएस छूट गई। तो फिर हम आरएएस की तैयारी करने लगे। मैंने कहा चलो आरएएस की तैयारी करते हैं। तो आरएएस की तैयारी करते करते जिस कोचिंग का मैंने उदाहरण दिया कि मैं नंदकिशोर जी वैसे सबने मेरी कोचिंग का उद्घाटन किया, तो मैं शिक्षा जगत में वहाँ से गया। तो आरएएस की तैयारी करते करते जिन शिक्षकों के साथ मैं काम करता था, तो उन्होंने कहा, पढ़ता था, तो उन्होंने कहा यार अपन एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं ना कि रिस्क लेने की कैपेसिटी शुरू से मैंने अपने जीवन में रखी। तो ये भी बड़ा रिस्क लिया था कि सीधा प्रदेश के क्षेत्रों में काम करने का अवसर लिया। उस समय भी सीधा मैंने रिस्क लिया कि हाँ ठीक है, अपन, मैं आरएएस की खुद तैयारी कर रहा था, तो पर मैं उस समय आरएएस, आरजेएस और आईएएस की तैयारियों के विषय में हमने कोचिंग सेंटर शुरू कर लिया था। अच्छा, आपने ये कहा कि आरएएस बनाएंगे हम? तो हम आरएएस बनाएंगे, और
बिमला जी आपके परिवार से होंगे, बिमला रामावत जी। जी। वो आरजेएस की तैयारी करने के लिए हमारे उस कोचिंग में आते थे। अच्छा। बिमला बुआ जी भी वहाँ आते थे। हमारे ट्रांसपोर्ट गली में हमने जीएमसी नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोला, तो उसमें उस समय हम आरजेएस की तैयारी कराते थे, जब मुझे खुद को भी नहीं पता था। तो डेयरिंग और काम करने के शौक तो मुझे शुरू से रहे। उसके बाद आरएएस की तैयारी करने के बाद में, चूँकि कोचिंग सेंटर में तो सीएस बीकानेर में एक नया सब्जेक्ट था, तो मैं सीए और सीएस की कोचिंग देने लगा। मेरे कुछ एक मित्र, हम लोगों ने मिलकर बीकानेर में सीएस की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खोली। फिर साइंस का, कॉमर्स के साथ साइंस का इंस्टीट्यूशन खोला। फिर धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से मैं इस एजुकेशन फील्ड में आता गया। फिर एक मेरा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोला 2003 में, मैंने वहाँ से काम किया। फिर एक डिग्री कॉलेज खोला, फिर एक नर्सिंग कॉलेज की टोली में काम किया, एक नर्सिंग कॉलेज हमने खोला। तो 2003 से 2013 तक यकीन मानिए मैंने 10 साल जम के काम किया। और एजुकेशन फील्ड में मैंने बहुत मेहनत से, फिर मैंने एक स्कूल खोला। फिर एक स्कूल का जो 1964 की स्कूल है उसका मैं सेक्रेटरी रहा। फतेहचंद दवानी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल का मैं सेक्रेटरी रहा। बीकानेर शहर में बहुत सी स्कूलों की स्थापना में मेरा योगदान रहा। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की पुनर्स्थापना में, बीकानेर में बाल गोविंदम स्कूल है। ये चूँकि मैं खुद स्कूल चलाता था, पर मैंने उनकी स्कूलों की खोलने में भी सहायता की। तो एजुकेशन मेरा शौक़ और एजुकेशन मेरा प्रोफेशन है। और पॉलिटिक्स मेरी दिनचर्या का हिस्सा होते होते मैं पॉलिटिक्स मेरे साथ रहा, पर साथ साथ मैंने मेरे काम को भी गंभीरता से काम किया। चूँकि परिवार के व्यवसाय अलग थे और मुझे उन व्यवसायों, सब्जी मंडी में हमारा आड़त का बड़ा काम है। मेरे चाचा जी लंबे समय तक, पिताजी का भी वहाँ काम है। आड़त, सब्जी मंडी आड़त व्यापार संघ के वो उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, ज़मीनी हकीकतें तो जब अवसर मिलने पर ही पता चलेगी। अवसर पार्टी को देना है, परिणाम हमको देना है, आप सब लोगों के सहयोग से। और निश्चित मानिए अवसर पर परिणाम, जब जब मुझे अवसर मिला है मैंने परिणाम दिए हैं। अवसर ये भी मिलेगा तो परिणाम निश्चित रूप से देंगे। जी। पत्नी गृहिणी है? हाँ, मेरी धर्मपत्नी जैन व्यास कॉलोनी में रहती है। एजुकेशनलिस्ट फैमिली से हैं। उनके पूरे परिवार में सब लोग कॉलेज लेक्चरर्स हैं। डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित जी, डॉक्टर अनिला पुरोहित जी, योगेंद्र पुरोहित जी आदरणीय हाई कोर्ट के जज है, वो उनके बड़े भाई हैं। तो पर मेरे संयुक्त परिवार को उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और जैन व्यास कॉलोनी से बहुत शहर के नथुसर गेट के इलाके में संभाल लेना और पूरे परिवार की रीति नीति को समझ लेना मेरे सार्वजनिक जीवन में बड़ा रोल उसका रहा है। क्योंकि उन्होंने परिवार को संभाल लिया तो मैं संगठन को संभाल पाया। लंबे समय तक मैं जयपुर और बीकानेर के बीच में घूमता रहता हूँ, तो समय दे कम पाता हूँ। पर मैं कहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अच्छा परिवार जिसमें मैंने जन्म लिया वो मुझे अच्छा मिला। मैं एक अच्छे संगठन में काम कर रहा हूँ, जिस संगठन में देश के प्रति विचार है और विचारवादी संगठनों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और आप सब लोगों की कृपा रही तो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी अच्छा, पीछे से मुझे दिक्कत नहीं रही। तो कुल मिलाकर मैं अब तक के जीवन सफ़र से ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस 45 साल के सफ़र में जी। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ छूटा, बहुत कुछ मिला। पर जिन चीज़ों को लेकर कभी मन में ऐसा रहा नहीं। मुझे ऐसा याद है कि हमने, मक्खन जी ने बड़े अवसर राजनीति में कई खोए, कई अवसर मैंने भी खोए। उसका कोई मलाल नहीं, गर्व है। मलाल नहीं, गर्व है। बड़ा अवसर रहा। चाचा जी नरेश जी 7 नंबर से पिछली बार पार्षद थे, इस बार पुनः उनको टिकट दिया पार्टी ने। वार्ड बदल गए, 24 और 44 हो गए, तो उनको पार्टी ने अवसर दिया। हमारे एक कार्यकर्ता थे आदरणीय विजय सिंह जी, वो परिवार के मक्खन जी के चौथे बेटे के रूप में माने जाते थे। तो वो थोड़े, उनका भी मुझे अवसर कब मिलेगा, विधानसभा भी आप लड़ोगे, लोकसभा भी, जिलाध्यक्ष भी आप बनोगे, संगठनों में भी आप काम करोगे, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को अवसर कब मिलेगा। मैं जयपुर था, चूँकि मैं बीकानेर आया तो नरेश जी से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा यार ये अपने परिवार का व्यक्ति अगर ऐसे कर तो दोनों में से कोई एक लड़ेगा। मैंने कहा दोनों नहीं लड़ेंगे। तो विजय सिंह जी ने कहा साहब मेरे को अवसर मिलना चाहिए, मैंने खूब आपके लिए काम किया है। पहले आपने कभी किसी को पार्षद का चुनाव लड़ा है तो मैंने छोड़ा, फिर उसमें छोड़ा, उसमें छोड़ा। अब मैं 60+ हो रहा हूँ, तो अब तो मेरे को अवसर मिलना चाहिए। 55। विजय सिंह जी बाईकास राजपूत है? विजय सिंह जी बाईकास राजपूत जी। तो जिस वार्ड में वो रहते हैं वहाँ उनके परिवार के 2-4 परिवार ही हैं, बाकी सब
ब्राह्मण समाज के और दूसरे जातियों के वोट ज़्यादा थे। अच्छा। तो मैंने नरेश जी ने मुझसे कन्विंस किया, तो उन्होंने कहा कि अगर विजय सिंह जी लड़ते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, विजय सिंह जी को लड़वाओ। तो आप यकीन मानिए कि पार्टी का सिंबल जमा होना है 1 घंटे बाद, प्रत्याशी तय है, नरेश जोशी अपने नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पर उस कार्यकर्ता के मन की पीड़ा को हमको भी समझ में आया। मेरे परिवार ने कहा नहीं, विजय सिंह जी को चुनाव लड़ा। विजय सिंह जी को बड़ा दुविधा हुई, उनको लगा कि हम ये जो 12:30-1 बजे तक का समय है ताकि नॉमिनेशन नहीं हो, राजनीतिक गेम नहीं हो जाए उनके साथ, तो वो बड़े परेशान थे। तो कब मुझे टिकट कौन देगा, हम दिलाएंगे। मैंने मेरे प्रांत के संगठन उस समय आदरणीय सतीश पूनिया जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, आदरणीय चंद्रशेखर जी को मैंने मैसेज किया, उन्होंने यहाँ मैसेज किया, तो यहाँ का कि भाई हम तो नॉमिनेशन जमा कराने जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक बार रोको, 44 नंबर पे आपको लिखना है विजय सिंह जी का नाम। तो अर्जुन राम जी से मेरी चर्चा, उन्होंने कहा हमने तो टिकट आपके परिवार को दिया, आपको जिसको उचित लगे उसको दे दीजिए भाई, पर वो जीतना चाहिए। तो ये बड़ा प्रश्न था हमारे लिए, टिकट तो उनको हमने कहा पर उनको जिताना भी पड़ेगा। तो बृजमोहन जी जो ये कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जिनको काम करने का अवसर, तो जब अवसर मिले तो वो कभी मेरे साथ चर्चा करें। जी। समझ पकड़ने के बाद आज तक एक चुनाव को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा सबसे बड़ा ज़मीनी चुनाव होता है वार्ड पार्षद का। तो मक्खन जी का परिवार ने जिस वार्ड में हम रहते हैं वहाँ कभी दूसरे को जीतने नहीं दिया। एक चुनाव में हमारे को पता था कि ये चुनाव का प्रत्याशी लूज है और जो प्रत्याशी उसके प्लस सिंपैथी है। उसके अलावा कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जहाँ हमने जिसको सहयोग और समर्थन दिया है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति का, हमने चुनाव जिताने का प्रयास किया है। जातिगत समीकरण विजय सिंह जी के साथ नहीं थे, फिर भी हमने उनको चुनाव जिताया और बड़े अच्छे वोटों से जिताया। तो राजनीति में जो बात करते हैं, तो एक तरफ तो जिनके बारे में चर्चाएं होती है, जिनसे हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर वार्ड में कहीं सर्वाधिक वोटों से हारी है, 1700 वोटों से वो वार्ड पार्षद का चुनाव कहीं हारे हैं, तो जहां हमारे विधायक थे वहां से हारे हैं। और एक हम काम करते हैं जहां हमारा जातिगत आधार भी नहीं, हमने हमारा टिकट दे के एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया और उसको जिताया। और पार्षद का चुनाव पहले भी हमने लड़ाया, नरेश जी को भी लड़ाया, जिताया उनको। हमने ये हमारी अपेक्षा नहीं थी, उस समय मेयर भी जनरल था, पर संगठन ने कहा नारायण चोपड़ा जी वो महापौर बनेंगे, हमने कहा नारायण चोपड़ा जी महापौर बनेंगे। कुल मिलाकर हम मक्खन जी का परिवार वो परिवार रहा है जिसने हमेशा जिस संगठन के साथ उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ काम किया, एंटी कांग्रेस हमारी विचारधारा रही है। कांग्रेस के साथ मक्खन जी का जुड़ाव 77 की इमरजेंसी के बाद से उनका जुड़ाव खत्म हो गया था। तो पूरा प्रयास ये रहा कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनने में, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राजस्थान में 2 ही पार्टियां रह गई, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम वोट मेरा भारतीय जनता पार्टी को रहा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा। और भाजपा में काम करते करते भाजपा का तो इतना ऋणी हूँ कि मुझे जो आज पहचान मिली है देश भर में, प्रदेश भर में, आज मैं राजस्थान के किसी भी ज़िले में जाता हूँ तो आज 10-20 कार्यकर्ता मुझे सम्मान से मेरे को रेलवे स्टेशन पे लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं। ये सम्मान पार्टी की वजह से मिला और निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूँ। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जब जब जिस काम के लिए मेरा उपयोग करना चाहेगी वहाँ मैं काम करूँगा, चाहे वो शासन का हो, चाहे वो संगठन का हो। मेरे जीवन का निर्णय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करना है, मेरा उपयोग कहाँ करना है। हमने हमारा जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया। अच्छा अविनाश जी, कल्ला जी कहते हैं कि मेरे सामने न तो कांग्रेस में कोई प्रत्याशी है और न ही कोई बीजेपी में कोई चुनाव लड़ने वाला है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे सामने तो मोदी को उतार दो, चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बृजमोहन जी, मोदी ने नहीं, जोशी ने उनको 2 बार लगातार चुनाव हराया है। तीसरा चुनाव भी अवसर मिला तो जोशी उनको बड़े अच्छे वोटों से हराएगा। गंभीर राजनीतिक उनका जीवन, मुझे लगा है कि बीकानेर की राजनीतिक परिस्थितियों में कल्ला जी जैसा भाग्यशाली व्यक्ति कोई रहा नहीं। सदैव ईश्वर की अनुकंपा उन पर रही और वो चुनाव जीतते रहे। राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव जीतना और लोकप्रिय लीडर होना बड़ी अलग बात रही। बीकानेर में परिस्थितियाँ ऐसी हर बार उनके चुनाव में बनती गई कि उनको चुनाव जीतने का अवसर मिलता रहा। वो बीकानेर के कभी सर्वकालिक लोकप्रिय 40 साल का जो उनका कैरियर है उसमें आप बीकानेर की स्थितियों को उठाकर देख लीजिए, कोई बहुत बड़े लोकप्रियता उनकी नहीं रही।
हास्यास्पद लगता है कि जब ऐसे बड़े गंभीर व्यक्ति इस तरीके की बातें करते हैं। राजनीति में अवसर मिलने पर परिणाम देने का चलन रहा है। जब आपको 1980 में पहला टिकट मिला तो न तो आप पार्षद थे, न आप कुछ और थे, आप एक शिक्षक से पार्षद विधानसभा का चुनाव लड़े और परिस्थितियां आपके अनुकूल रही और आपने वो चुनाव जीत लिया। तो अब यह अति अहंकार कहें या फ्रस्ट्रेशन कहें, चूँकि उनकी ही पार्टी की सर्वे रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि मंत्री का टिकट कट सकता है, जिसमें भास्कर की कैपेसिटी, उसमें रिपोर्ट में उनका था कि उनके टिकट कट सकते हैं। उनकी ही सरकार के मुख्यमंत्री के कोई एक ओएसडी भी यहाँ घूमते रहते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। उन्होंने अच्छा, उनका तो हमारा विधायक कैसा हो, बीकानेर में नारे लगे लोकेश शर्मा जैसे हो। तो हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन ही कल्ला जी को इस उम्र में उनका इस परिस्थिति के लिए, मतलब ऐसा बयान मुझे उम्मीद नहीं थी कि गंभीर राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति को ऐसे बयान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको पता है कि चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ती है। चूँकि जब आप भारतीय जनता पार्टी से 3 चुनाव हार चुके हैं लगा, 2 आप 93 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे, 2008 में आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे, 2013 में आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे और 2018 में आप परिस्थिति जन्य आप जीत गए। परिस्थिति जन्य आप जीत गए, एक वातावरण आपके पक्ष में, आपका टिकट कटा, एक बना, वो परिस्थिति जन्य कुछ चीज़ें रही और वो आपको 80 से लेकर 2018 तक आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती गई और आप चुनाव जीतते गए। चुनाव जीतने के लिए आपको बड़े परिस्थितियां आपको डेवलप करनी समय समय पर आती रही है। 2018 में भी कुछ ऐसा ही रहा, पर आप ये भूल जाते हैं कि आपको 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हराया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुशल रणनीति के आधार पर और संगठन की सुदृढ़ता के आधार पर मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, अगर कांग्रेस कल्ला जी को टिकट देती है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस कल्ला जी को टिकट देती है तो कल्ला जी यह चुनाव बहुत बुरी तरीके से लूज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की तैयारी गंभीरतापूर्वक कर रखी है। मेरा अंतिम सवाल, बचपन से लेकर के अब तक आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना जो आपको सैड करती हो, जो आपको गुदगुदाती हो, जिसको सोच करके आप हंसी आती हो, ऐसी कोई एक घटना? बचपन से अब तक मैंने तो क्या है कि यूँ समझो कि बचपन से थोड़ी समझ पकड़ने से सीधा काम में ही लग गया। तो ऐसे कई अवसर, एक बड़ा किस्सा बताता हूँ मेरी और मेरी धर्मपत्नी के बीच का, कि मैं मेरी शादी के 16 साल के बाद भी अब तक मैं और मेरी धर्मपत्नी कभी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने नहीं गए। अच्छा। चूँकि बहुत बड़ा आयु नहीं है, पर मेरा शौक़ कभी रहा ही नहीं। तो परिस्थितियाँ भी ऐसी रही कि मेरे शौक़ के अलावा, चूँकि मैं 2004 से महाविद्यालय चला रहा हूँ, स्कूल कॉलेजेस चला रहा था, ट्यूशन्स दे रहा था, तो गाहे बगाए कई जगहों पर मेरे स्टूडेंट 5 जनों के बीच में धोख लगाने मिल जाते। तो सिनेमा हॉल में एक बार मैं और मेरे मित्र वोरा जी, डॉक्टर PS वोरा जी, और हम बड़े अजीज मित्र हैं, तो मैं उनके साथ एक पिक्चर मुझे याद है जो मैं देखी थी। मुझे PS वोरा बाफना स्कूल बीकानेर के CEO हैं। तो मैं और वोरा जी एक पिक्चर देखने गए, विवाह पिक्चर साथ में गए थे, वो उस समय आए हुए थे यहाँ। तो हमने कहा चलो साथ पिक्चर देखने चलते हैं। तो आधे शो से हमें आना पड़ा, क्योंकि आधे लोग उनको प्रणाम कर रहे थे आगे पीछे बैठे, और आधे से ज़्यादा लोग हम लोग को प्रणाम कर रहे थे। तो हमारी बड़ी ऑकवर्ड स्थिति हो गई थी कि हम उस सिनेमा हॉल में ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, हम दोनों वहाँ से भाग कर आ गए। तो उसके बाद से मैंने हिम्मत नहीं की कि मैं सिनेमा हॉल बीकानेर में नहीं, बीकानेर के बाहर भी मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने बैठकर साथ में किसी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखी। ऐसा अवसर मुझे नहीं मिला, क्योंकि प्रोफेशन के साथ आपका न्याय रहता है। मैं जिस प्रोफेशन में काम करता हूँ, तो मेरा एज ए शिक्षक, एज ए इंस्टीट्यूशन डायरेक्टर्स मैंने काम किया है, तो स्टूडेंट्स के साथ, चूँकि शहरी क्षेत्र में मेरा 18 साल से मैं इंस्टीट्यूशन महिलाओं की शिक्षा का चला रहा हूँ, तो करीब करीब 3-3.5 हज़ार शहर के परिवार की महिलाओं के साथ उनको बीएड कराने का अवसर मुझे मिला। तो वो एक गैप रहता है, तो मैंने अपनी छवि को हमेशा बचा कर रखा है जी, और छवि के साथ ही काम करने का प्रयास किया। अविनाश जी, आप पधारे, आपने हमारे साथ खूब सारी चर्चाएं की, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार। ब्रजमोहन जी, यह टॉक विद BMR बीकानेर का एक ऐसा शो बनता जा रहा है जिसकी गुणवत्ता
और जिसकी प्रामाणिकता पर लोगों को शक नहीं है। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए तो आपकी पूरी BMR की टीम का आभार, और समय समय पर ऐसे अवसरों का मैं आकांक्षी रहूँगा। जब जब मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी मैं आपके पास आता रहूँगा। अवसर के लिए आभार और धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत आभार।